बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। और आप देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आज भी 4 बड़े एक्साइटिंग मैच हुए, इन पे डिस्कशन भी करेंगे और आपको पोस्ट मैच एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद है इज़हार बाजवा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। और उनका साथ दे रहे हैं शहजर वराइज। थैंक यू सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सो मच। होपफुली आपने भी मैचेस ज़रूर देखे होंगे और बड़े एक्साइटिंग किस्म के मैच होते चले जा रहे हैं और अपसेट पे अपसेट भी होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है स्टार्ट पहले जो भी मैच कुछ देर पहले ख़त्म हुआ उससे स्टार्ट करते हैं, क्रोएशिया वर्सेस कनाडा। कल आप दोनों ने कहा था कि क्रोएशिया अच्छी साइड है और लेकिन मुकाबला बड़ा टफ होगा, बट इवेंचुअली हमने देखा कि सम हाउ उस तरह नहीं हो सका जिस तरह सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पहला मैच कनाडा ने बहुत अच्छा खेला। आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसे देखते हैं इस मैच को 4-1 से जीतना? कनाडा ने बहुत, मेरे ख्याल में स्टार्ट बहुत अच्छा किया। जैसे ही उसने अल्फांसो डेविस ने बहुत प्यारा हेडर लेके कनाडा को लीड दी और कनाडा लुक इवन मोर थ्रेटिंग इन द एट द स्टार्ट ऑफ द मैच। लेकिन क्रोएशिया एक मंजू हुई टीम है, मंजू हुई मिडफील्ड है उनकी, लूका मॉड्रिच, मोरोजोविच और कोवाचिच। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो इनिशियल प्रेशर है कनाडा का उसको अब्जॉर्ब किया। यही फ़र्क होता है एक एक्सपीरियंस टीम में और एक यंग या इनएक्सपीरियंस टीम में। उन्होंने देखा कि शुरू में कनाडा हाई मोमेंटम पे खेल रही है तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर को अब्जॉर्ब किया। जब कनाडा जब थोड़ा उनका प्रेशर थोड़ा कम हुआ, उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए क्रोएशिया ने फिर अपनी फुटबॉल खेलना शुरू की और पहली हाफ में बहुत प्यारा गोल था उसका, करामारिच का, लेफ्ट से उसने बहुत अच्छा फिनिश किया गोलकीपर को बॉटम कॉर्नर से। फिर उसके बाद जो दूसरा गोल था वो भी बहुत ही बेहतरीन गोल था, डी के एच से उसने बॉटम कॉर्नर पर बॉल प्लेस की। फिर सेकंड हाफ कह लें कि सेकंड हाफ में भी कनाडा ने कोशिश की, एक गोल किया, तो फिर उसके बाद गेम काफ़ी उनसे अवे होगी। आप थोड़ा सा पॉइंट ज़रूर इसमें ऐड करें। अगर हम थोड़ा सा स्टैट्स को भी देखें तो शॉट्स ऑन गोल की बात करें तो वो 10 हैं, कनाडा के 2 हैं, उनके 13 ओवरऑल शॉट्स हैं, इनके 8 हैं। इसी तरह पोजीशन देखें तो वो कनाडा की थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन एक पॉइंट आप शुरू से ऐड बोलते चले जा रहे हैं कि बड़ी टीम की और छोटी टीम या फर्स्ट ए टियर और बी टियर का जो डिफरेंस है वो एग्जीक्यूशन ऑफ गोल के अंदर आके मैटर करता है। और वही चीज़ आज भी हमने देखी कि पहला हाफ तो सारी टीमें अच्छा खेलती है, बट सेकंड हाफ में आके कहीं ना हमें लगता है कि वो फंसती हैं। कैसे देखते हैं आप इस सारे मैच को? ये हमने जब पहले क्रोएशिया और साउथ कोरिया का जब मैच हो रहा था तो उसके अंदर क्रोएशिया और दूसरी कौन सी टीम थी इनकी, मोरक्को के साथ जब मैच हो रहा था तब भी इजहार ने कहा था कि इनकी जो मिडफील्ड है इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स जो इस टाइम पे वर्ल्ड कप में खेल रही है। वी कुडंट सी दैट इन दैट गेम, वी सॉ इट इन दिस गेम। और आपको पता है जो पहला गोल हुआ है वो 1-2 मिनट के अंदर हुआ है और ये वन ऑफ इस वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट गोल है। वैसे इजहार साहब मुझे बताएं आपके ख्याल में जो फास्टेस्ट गोल है वर्ल्ड कप का वो कितने टाइम पे हुआ होगा? इससे ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, ज़्यादा तो सारे स्टैट्स याद होते हैं लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा गेस कर लें आप। 1 मिनट ही हो सकता है, 2 से पहले अगर 11 सेकंड 2002 का वर्ल्ड कप है जिसके टर्की में हकन सुकर है, उसने 11 सेकंड में जो है ना वो गोल किया है। तो ये तो वैसे एक स्टैट था, लेकिन शुरू में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा धचका लगा क्रोएशिया को जूं ही मैच स्टार्ट हुआ और उसके बाद पहले 20 मिनट के लिए देयर वाज हाफ एंड हाफ चल रहा था। क्रोएशिया फिर भी ट्राई कर रही थी लेकिन ब्रेक के ऊपर बड़ा अच्छा खेलते हैं कनाडा जो है, अल्फोंसो डेविस है, बुकनन है, डेविड है, इनके फॉरवर्ड जो हैं दे वर वेरी पेसी। 20 मिनट तक तो वो गेम अपनी लेके आए हैं, बट मेरे ख्याल है 20 मिनट के बाद मिडफील्ड ने उनके साथ जो क्रोएशिया की मिडफील्ड ने गेम के ऊपर काबू करना शुरू कर दिया था। 26 मिनट पे गोल हुआ जो डिसअलाउड हो गया, आपने जिस तरह इजहार ने कहा। 36 मिनट पे आप 1-1 ड्रॉ हो गया और उसके बाद फिर बिफोर द हाफ दे वर 2-1 और सेकंड हाफ में दे डिड ट्राई अ लॉट। लेकिन जिस कंट्रोल के साथ क्रोएशिया खेल रही थी, अब मेरा ख्याल है उन्होंने भी अपने आप को बता दिया कि वो ये वर्ल्ड कप खेलने आए हैं और नेचुरली वो रनर्स अप हैं। तो इट्स टाइम कि हमने देखा कि उनकी जो ग्रेट मिडफील्ड है, लिंकअप प्ले बहुत अच्छा था, पेरिसिच ने बड़ा अच्छा असिस्ट की थी पहले गोल के लिए जी। और फिर 4-1 जीतना कनाडा जैसी टीम के साथ जो बड़ी अच्छी खुद भी परफॉर्म कर रही है, मेरे ख्याल है बड़ी अच्छी। और पहले मैच में हमने देखा कि बड़ी एक्सपीरियंस टीम का यही एक निशानी है। शुरू में कनाडा और ऑल ओवर क्रोएशिया ब्राइट लग रहे थे, चांसेस बना रहे थे और क्रोएशिया को अपने रिदम में सेटल डाउन होने नहीं दे रहे थे। लेकिन फुटबॉल में जिस इंटेंसिटी से कनाडा ने स्टार्ट किया ओवर द पीरियड ऑफ 90 मिनट्स उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है जी। तो उन्होंने इनिशियल प्रेशर को विथस्टैंड किया
फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कनाडा के प्लेयर थोड़ा थोड़ा थकना शुरू हुए या उस लेवल तक नहीं रहे, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेम पे गिरफ्त मजबूत की। वही मिडफील्ड ट्रायो, मॉडरिच, ब्रोजोविच और कोवाचिच। और मेरा ख्याल है आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा, जो सब्स्टिट्यूशन भी है वो भी बड़ी मैटर करती है कि आपका कोच या आपकी जो गेम प्लान आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, किस प्लेयर को कब हमने ऑल्टर करना है, ये बहुत मैटर करती है। शायद बाकी स्पोर्ट्स में इतनी संभाव नहीं करती, बट जो फुटबॉल में हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये इसमें ओसोरियो आया कनाडा, जब सेकंड हाफ शुरू हुआ ना, तो कनाडा की टीम में जो सब्स्टिट्यूट हुआ ओसोरियो। एंड ये जो बात है आपकी, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल प्लेयर था अल्फोंसो डेविस के अलावा, जो बहुत बड़ा स्टार है कनाडा का, उसके अलावा ओसोरियो था। उसने 2 चांसेस, एक बड़ी करीब से गई जहाँ पे वो 2-2 कर सकते थे बिफोर क्रोएशिया ने जब 3-1 किया, और उसके बाद एक और मूव के अंदर भी उसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। तो वाकई आपकी बात ठीक है कि ये सब्स्टिट्यूट्स, अब यही अब सिनेरियो पीछे जापान और जर्मनी के मैच में भी हुआ था कि जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ, वो सब्स्टिट्यूट्स ने खेला। जो अगला मैच हम डिस्कस करेंगे मोरक्को वाला, उसके अंदर भी जो दोनों गोल्स हुए हैं, वो उनमें सब्स्टिट्यूट्स इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक ये चीज़ तो बाकी बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि वेदर का जो सब्स्टिट्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है फुटबॉल में, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेशन चेंज करनी है, फॉर इंस्टेंस पहले आप 4-4-2 खेल रहे हैं, फिर आप गोल पड़ जाता है, फिर आप ज़्यादा अटैकिंग खेलना चाह रहे हैं, फिर 4-4-2 से आप 3-4-3 कर देंगे, फिर एक डिफेंडर को बिठा के उसकी जगह एक अटैकर ले जाएंगे। इस लिहाज से जो अच्छे कोचेस की ये भी एक खूबी होती है कि वो मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से राइट प्लेयर लेके आते हैं, जो उस हिसाब से एक तो राइट प्लेयर को लेके आते हैं, प्लस आपका वेदर भी कई दफ़ा आपको लगता है जिस तरह 90 मिनट पूरा जोर लगाना भी कई दफ़ा आपके सीनियर प्लेयर के लिए कई दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। यंगस्टर तो चले 90 मिनट उसी एनर्जी के साथ खेल जाता है, और कोच जानता है कि मेरे किस प्लेयर की कितनी एबिलिटी है उसको लेके चलना। इस मैच में भी जब क्रोएशिया 3-1 अप थे, फिर इनके कोच ने अक्लमंदी की, जो इनके मेन प्लेयर्स हैं मॉडरिच पर, इन लोगों को उन्होंने रेस्ट कर ताकि वो नेक्स्ट मैच के लिए थोड़े फ्रेश हो। नेक्स्ट मैच भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप आप समझ लें कि अभी भी इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक हमने फीडबैक का सिलसिलाकार भी शुरू किया है, और कोशिश करते हैं कोई ऐसा टॉपिक, ऐसी बात जो बड़ी इंफॉर्मेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखती हो, उस हवाले से करते हैं। जिस तरह कल हमने इटली के हवाले से क्वेश्चन पूछा, आज एक क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी कि स्टॉपेज टाइम के हवाले से, कि पहले नॉर्मली इतना ज़्यादा स्टॉपेज टाइम नहीं होता था, बल्कि 1-2 मैचेस में तो मोर देन 20 मिनट्स तक भी वो गया। आप इसमें कोई ऐड करना चाहें फिर आप भी। देखिए, फुटबॉल लवर्स जो हैं, जो फुटबॉल गेम को एंजॉय करते, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं जी। कुछ लोग समझते हैं कि आपने मैच जीतना है, चाहे इसके लिए जो मर्जी आपको करना पड़े, आप डर्टी गेम करें, गेम को स्टॉप करें, अगले फ्री किक्स ज़्यादा अननेसेसरी दें, टैक्टिकल फाउल्स करें। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है कि ना सिर्फ गेम जीतना इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपने अच्छी फुटबॉल खेलनी है, ऐसी फुटबॉल खेलनी है विच इज़ प्लीजिंग टू दी आई, आपने फेयर प्ले करना है और मुस्बत गेम खेलनी है। बेसिकली जो इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि स्टॉपेज टाइम नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है हर मैच में। जो इंग्लैंड वर्सेस ईरान मैच था, उसमें 27 मिनट तक स्टॉपेज टाइम गया, यानी टोटल प्लेइंग टाइम 117 मिनट था। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि नॉर्मली जो थोड़ी कह लें कि गेम्समैनशिप जिसको फुटबॉल में कहते हैं, जो इस माइंडसेट से लोग हैं कि फर्ज अगर वो लीड कर रहे हैं तो गेम को स्लो कर देंगे। आपने देखा होगा कि कॉर्नर पे ले जाते हैं या बॉल स्टैंड्स में किक कर देते हैं, जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए फीफा ने इस दफ़ा 4th ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई है कि उन्होंने बहुत प्रिसाइजली स्टॉपेज टाइम को मॉनिटर करना है। नॉर्मली वर्ल्ड कप से पहले हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई स्टॉपेज टाइम को वो अंदाजे से लगा रहा होता था और वो ऑन फील्ड रेफरी डिसाइड करता था कि कितना स्टॉपेज टाइम होना था। तो अब इसको बड़ा प्रिसाइजली मॉनिटर करें, एक एक सेकंड को अकाउंट फॉर करें। इस वजह से जो एक्चुअल टाइम है, जो बॉल गेम से बाहर रही है, उसको काउंट करके जो एक्चुअल टाइम बनता है उतना स्टॉपेज टाइम दिया जाए। तो इन्होंने जिस तरह कहा, और इसका रीजन ये है कि दे वांट टू डिस्करेज टाइम वेस्टिंग, ताकि जो टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स हैं या जो स्लो डाउन टैक्टिक्स हैं उसको डिस्करेज किया जाए और ज्यादा गेम टाइम वेस्टेज को भी करना। टाइम वेस्टेज तो फिर भी हम देख रहे थे हो रही है, लेकिन क्योंकि अब वो उसको अकाउंट फॉर करते हैं और आपका स्टॉपेज टाइम अब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से हमें ईरान और वेल्स का मैच भी नज़र आया है, जो हमें बहुत एक्साइटिंग लगा। बिल्कुल ऐसे ही 90+8 मिनट्स के ऊपर जाके उन्होंने पहला किया, 90+11 मिनट्स के ऊपर जाके उन्होंने दूसरा किया। तो अगर ये चीज़ों ना करते तो हमें शायद ये मैच। और मेरा ख्याल है इसकी जो जिस्ट अगर हम देखेंगे ना, जिस तरह आप दोनों ने कहा कि ये क्वालिटी ऑफ फुटबॉल को इंटैक्ट रखना है, कि क्वालिटी ऑफ गेम कई तरह हैम्पर ना हो, जेन्युइन हो, जेन्युइन भी उसमें एलिमेंट ज्यादा रहे और क्वालिटी भी हैम्पर ना किसी पार्ट पे भी ना। अब इसका मकसद ये है कि जो टाइम वेस्टिंग तो होगी, लेकिन दिस इज टू डिसइंसेंटिवाइज टाइम वेस्टिंग। अब उनको इंसेंटिव नहीं है टाइम वेस्ट करने का। आपको अगर टाइम वेस्ट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा स्टॉपेज टाइम होगा,
तो इस चीज़ को डिस्कस करने फीफा वांट्स के प्लेयर्स का भी, कोचेस का भी ज़्यादा फोकस गेम के ऊपर, मैच खेलने पे हो। True. तो वो उस चीज़ को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो फोकस करेंगे कि भाई हमने गेम खेल के कैसे जीतनी है rather than टाइम वेस्टिंग करने से। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें बड़ा डिटेल्ड आप दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। पहला मैच जो हुआ रात 12 बजे, अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको, ग्रुप सी का मैच था, 2-0 से जीता। और आप दोनों की प्रेडिक्शन थी, शायद मेरी भी यही थी कि अर्जेंटीना जीतेगा, और मार्जिन वही था कि टाइट मैच होगा, क्लोज मैच होगा, 2-0 से था। कैसे देखते, मैसी का पहले गोल करना और फिर दूसरे गोल होना, मैक्सिको थोड़ा सा आउट ऑफ कलर नजर आए, आप पहले शेयर करें। अर्जेंटीना वन अगली, बेशक 2-0 जीती है, लेकिन अगर आप दोनों गोल देखें, देयर वर मोमेंट्स ऑफ टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस। अगर आप वैसे मेसी का जो गोल था 73वें मिनट में जी, आप देख लें, बल्कि 64वें मिनट में था मेसी का गोल था, वो जब अपने उसके मुल्क को उसकी ज़रूरत थी, और बड़ी ही केम अप विद अ क्लासिक स्ट्राइक, बहुत ही अमेजिंग स्ट्राइक। और उस टाइम कह लें कि ऐसा उन्होंने जो अंडर प्रेशर थी उसकी टीम, उसको ज़रूरत थी, और दे वर स्टेयरिंग डाउन द बैरल ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड कप। जी, उसका प्रेशर तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। और जो दूसरा गोल था वो भी आप देख लें, एक इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। कैसे हर्नांडेज आया है, उसने स्टेप ओवर मारा और टॉप राइट कॉर्नर पे बॉल प्लेस किया। अदरवाइज अगर आप अर्जेंटीना का मैच देखें तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत डोमिनेट किया हो, और बड़ा ही ये कह लें कि केजी किस्म का मैच था जी, इतना कोई फ्री फ्लोइंग या एडवांस्ड मैच नहीं था। इसमें आपने कल एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि इनके माइंड के अंदर फेयर एलिमेंट होगा। अगर अर्जेंटीना इस दफ़ा आगे क्वालिफाई नहीं करता तो प्रॉब्ली ये 15-20 साल फिर इनका चांस नहीं बनता, तो एनर्जी लेवल थोड़ा फिर भी नज़र नहीं आई। शुरू में आई थिंक जो नर्वसनेस थी ना एक बिग ओकेजन की, उसकी वजह से मैच बहुत ही केजी था। मेक्सिको को ये मैच जीतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज उन्होंने पिछला मैच ड्रॉ किया था। अगर वो यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं तो दे कैन स्टिल पुट समथिंग ऑन द थर्ड मैच के शायद वो जीत के कोई ना कोई चीज़ बन जाए। ट्राई वो फिर भी ज़रूर कर रहे थे, बट मेनली उनका ये काम था कि उन्होंने कंसीड नहीं करना, एंड दे मैनेज टू डू दैट। सबसे पहली जो शॉट ऑन टारगेट हुई थी वो मेक्सिको की तरफ से हुई थी, और उसके बाद बेसिकली ये पहले हाफ में गेम मिडफील्ड के अंदर ही चलती रही है, किसी के हाफ में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा फाउल्स कमिट हुए, बहुत ही केजी किस्म का फ्लो के बगैर मैच चल रहा था। और मेसी जो है उसके ऊपर, अब मेसी इतना बड़ा प्लेयर है कि उसकी स्ट्रेटेजी उसको रोकने की है कि वो डबल और ट्रिपल टीम करते हैं उसके ऊपर। तो तीन प्लेयर अटैच किया होता है हाँ। और फिर मेसी को आप देखें, फिर उसकी क्वालिटी देखें कि उसको इतनी सी जगह चाहिए होती है, और वो उसको जब मिली तो ही प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट गोल। और उसके बाद अब एग्जीक्यूशन और प्लस एक्यूरेसी लेवल और जिस कॉर्नर को उन्होंने चूज किया, दैट इज ऑल स्टैंड आउट। अर्जेंटीना ने स्टार्ट थोड़ा नर्वसली किया, इतना ऐसे लग रहा था जैसे पिछले शिकस्त का अभी भी वो हंग ओवर है उस शिकस्त से। आहिस्ता आहिस्ता वो निकले, और सेकंड हाफ में व्हेन डू और डाई सिचुएशन थी, उस टाइम उन्होंने फिर कह लें कि जिस तरह स्टार प्लेयर हैं, मुश्किल वक्त में वो कह लें कि जब इसी तरह की मोमेंट्स पे वो अपनी टीम को मुश्किल, और ही वाज नोइंग कि उसका ये लास्ट वर्ल्ड कप, उसने कुछ अपना मार्क भी छोड़ना, और किसी तरह यू कुड सी इट इन हिज आईज जब उसने गोल किया, जैसे वो ही इज नॉट बहुत इमोशनल आदमी नहीं है, स्टैटिक, बड़ा कम स्टैटिक होता है वो, बड़ा कम स्टैटिक होता है। बिल्कुल, उनकी तरफ से 2 और उनकी तरफ से 1, ये प्रूफ है कि शायद बड़ा एक स्पेसिफिक किस्म का एक किसे कहना चाहिए टिमर्ड अप्रोच के साथ दोनों कंजर्वेटिव रहे कि हम लेटर ऑन जाके अटैक करेंगे। मेक्सिको कुड हैव डन अ बिट मोर। पहले गोल के बाद उन्होंने कुछ टाइम थोड़ा सा दिखाते भी हम साथ-साथ, ये मेसी का देख 25 यार्ड्स आउट से गोल करना, ये दिस इज क्लासिक मेसी। कहीं से भी वो जो है ना, वो एकदम अपनी मैजिकल मेसी कहते हैं इसको, तो वो एक मैजिकल मोमेंट निकाल गया। तो सेकंड गोल से पहले देयर वाज अ कंसिस्टेंट पीरियड 15-20 मिनट गोल के फौरन बाद, मेसी के गोल के फौरन बाद, जहाँ पे अर्जेंटीना डोमिनेट कर रही है। फॉर्मेशन भी हम देख रहे हैं, जिस तरह हमने कल एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन के अंदर बात की थी, मोस्ट लाइकली उसी फॉर्मेशन के साथ दोनों टीम्स आई अर्जेंटीना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों का इसमें स्टांस लेना चाहूँगा। हमने देखा कि मैक्सिको की तरफ से जो अटेम्प्ट्स गोल के लिए की गई, बहुत डिस्टेंस से भी की गई। जैसे आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर बोलते हैं कि वो आप पैनिक कर गए और आपका वो लगा कि कंप्लेसेंट हो जाते हो आप खेलते खेलते, और आपको लगता है कि हमें शायद आगे जाके ट्राई नहीं कर सकते आप। ये हमने मैक्सिको की तरफ से भी देखा, और जो दूसरा मैच था बेल्जियम की तरफ से भी, बेल्जियम भी जब पैनिक स्टेट में आया, उस पर हम ज़्यादा बात करते हैं, उन्होंने भी बड़ी दूर दूर से अटैम्प्ट करनी शुरू की, बिकॉज जितना आप फार डिस्टेंस से अटैम्प्ट करेंगे उतना कम मार्जिन होता है आपके पास गोल करने का। असल में मेरे ख्याल में मैक्सिको दे मिस्ड आउट टुडे। अगर वो शुरू में अपना अटैकिंग अप्रोच रखते और इस बात का फ़ायदा उठाते कि अर्जेंटीना नर्वस होंगे पिछले मैच की डिफीट के बाद, तो वो उस वक्त कैपिटलाइज कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने भी एक कह लेंगे कंजर्वेटिव, शायद वो समझ रहे थे कि हम अर्जेंटीना के खिलाफ ड्रॉ कर लें तो आखिरी मैच में हमारा जो पड़ेगा उनके साथ सऊदी अरेबिया से, उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस होगा जी ऐसे ही। तो इसका कंजर्वेटिव अप्रोच। फिर कुछ मैचेस ऐसे होते हैं वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस भी डिसाइड होते हैं। दिस वाज वन ऑफ दोज मैचेस एंड क्रेडिट गोज टू मेसी कि उसने अपने मुल्क को एक ऐसी शानदार फतह दिलाई और अपनी उनकी जो कौम की ड्रीम्स हैं उसको लाइव रखा। और दूसरा एक, मैं अगर क्रिकेट से भी रिलेट करूं क्रिकेट में भी हम जैसे कहते हैं कि आप अगर रन ऑन द बोर्ड करते हैं, दूसरी टीम पे प्रेशर डालते हैं, अटैकिंग क्रिकेट जिसे बोला जाता है, तो फुटबॉल का तो फंडामेंटल जो बड़ा सिंपल है वो ये है, एक तो आपने गोल करना है, दूसरा होने नहीं देना, कंसीड नहीं होने देना। तो अगर कोई टीम ये समझ रही है कि हम गोल नहीं करेंगे और हम वी आर सेफ, तो मेरा ख्याल है ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोई पॉइंट आप ऐड करें? ये देखें, इसकी एग्जांपल्स में मिली हैं जो भी अपसेट्स यहाँ पे हुई हैं, उनके अंदर जो मेन कॉमन फैक्टर है वो पेस का है, वो फियरलेसनेस का है, वो रेजिलियंस का है, जो हमें कुछ छोटी टीम से जो अंडरडॉग से नजर आई है, और उसी की वजह से उन्होंने वो रिजल्ट्स लिए हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं जिनसे कुछ फायदा हो सकता है। तो वो मैं यहाँ पे मैक्सिको में नहीं नजर आई, कनाडा में, सऊदी अरेबिया में वो पेस, वो रेजिलियंस, वो ड्राइव थी कि भाई हमने ये मैच जीतना है और हम जीत सकते हैं। वो मैक्सिको में आज जो है वो नहीं थी, और उसकी वजह से अब अर्जेंटीना और मेसी जैसी टीम के साथ जो है वो आप अगर थोड़ी सी भी जगह उनको देंगे तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। साथ साथ मैच स्टैट्स भी हम दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, और ये ग्रुप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होना शुरू हो गया। अगर हम इस ग्रुप को भी देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमें एक स्टैंडिंग नज़र आ रही है कि किस साइड पे जाएगा। अगेन अब लास्ट मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जापान पहले जर्मनी से जीत चुका है, आज वो हार चुका है। इसी तरह कोस्टारिका 7-0 से हारा था, आज जीत चुका। और अभी एंड में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच स्पेन का और जर्मनी का भी होने जा रहा है, उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप अभी वाइड ओपन है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ये ग्रुप बिल्कुल वाइड ओपन है। उससे पहले मेरा ख्याल है अगर हम जापान वर्सेस कोस्टारिका पे बात कर लें, वो भी बड़ा कह लें कि बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट था। बिल्कुल, लेकिन हमने प्रेडिक्ट किया था कि कोस्टारिका जापान को हराएगा। जी ऐसे ही आपने प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा था कि जापान जीत जाएगा। जापान का लग रहा था कि जी कोस्टारिका 7-0 हारा है, तो हो सकता है उनके लिए कमबैक करना मुश्किल। ये देखें इनकी ऑनेस्टी है, इन्होंने खुद ही बता दिया। नहीं वो इज़हार भाई भूल गए, असल में रैकेट पे भी है ना वो। ऐसे ही है। जो कोस्टारिका के साथ स्पेन ने किया, हो जाता है ऐसा बाज़ अच्छी टीमों के साथ भी एक ऐसा बैड डे आता है जब उनको किसी टीम से ऐसी मार पड़ जाती है। लेकिन कोस्टारिका बजाय इतनी बुरी टीम नहीं है, 31st रैंक है, और जापान 24 रैंक है, और इतना ज़्यादा फर्क नहीं उनकी डिग्री ऑफ क्लास में। जी आज भी आप देखें जापान अच्छा खेला, फर्स्ट हाफ में भी जापान ने ज़्यादा एनर्जी चांसेस बनाए ये वो, और कोस्टारिका ने जो गोल किया जी और वही बात, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, जब आप असेंडिंग में हो, जब आप ऑन द राइज हो, तब आपने अपने चांसेस को कन्वर्ट करना होता है। जी जापान को काफ़ी चांसेस मिले लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सके, और कोस्टारिका डॉगेड रहे, डिटरमिन्ड रहे, उन्होंने नर्व्स लूज नहीं किए, और जो उन्हें मौका मिला, एंड दैट वाज बाय द वे देयर फर्स्ट शॉट ऑन गोल इन दिस टूर्नामेंट, उसी में वो गोल करके। जिस तरह आपने कल कहा था कि जापान, हमने भी डिस्कशन में भी ये थी कि बड़ी एनर्जी लेवल बहुत हाई रखते हैं और फिटनेस लेवल पहले मिनट से लेकर 19 मिनट तक रहता है, और वो उन्होंने आज भी शो किया। और अगर हम शॉट एंड गोल देखें, उनकी 13 है, उनकी 4 है, इसी तरह पोजेशन भी 57% उनके पास रही। बट थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद बेचारे थोड़ा अनलकी भी रहे, क्योंकि 2-3 ऐसी शॉट एंड गोल थी जो बड़ा ब्रिलियंट सेव कह लें या बड़ा पास से निकल गई। कैसे देखते हैं आप इस परफॉर्मेंस को? अब जापान बहुत हाई प्रेस गेम खेलता है और बहुत एनर्जी के साथ खेलता है, जो हमें पूरे मैच में ऑलमोस्ट नज़र आई, एक्सेप्ट फॉर बीच में हाफ से थोड़ी देर पहले। जी 35th मिनट के ऊपर कोस्टारिका ने अपनी पहली शॉट ट्राई की, जब गोल किया 88th मिनट पे, तो वो उनकी पहली शॉट एंड टारगेट थी। जी जापान को जो बेस्ट चांसेस मिले कन्वर्ट करने के, वो सेकंड हाफ के बिल्कुल फ़ौरन बाद थे, जब उनकी एक शॉट उनकी सेव हुई और एक शॉट जो है वो बिल्कुल पास से डिफ्लेक्ट हो गई। जी वो उसमें भी हम दिखा रहे हैं साथ साथ कि आपकी बात के मुताबिक देखें, आई थिंक क्लिनिकल फिनिशिंग जो है वो आज जापान से दूर रही है, जिसकी वजह से ये टोटली मतलब अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जो है, मेरा ख्याल है कोस्टारिका जीता है। जापान जो है उसको दे प्लेड बेटर एंड दे क्रिएटेड मोर चांसेस, दे कुडंट कन्वर्ट इन द फाइनल थर्ड। और फिर आपको पता है कि अगर आप इस लेवल के ऊपर खेल के अपनी जो है वो फिनिशिंग नहीं कर पाते, फिर कोई भी चांस जो है वो दूसरी टीम भी, बड़ी अच्छी टीम्स आई के खेल रही होती हैं, दे कैन टेक एडवांटेज। और यही हुआ
और उसके बाद एक बड़ा अच्छा सेव भी हुआ जब वो फौरन इक्वलाइज भी कर सकते। बिल्कुल, वो बहुत बहुत क्रूशल था वो। अगर मेरा ख्याल है उस टाइम हो जाता तो शायद मोमेंटम कई दफ़ा होता ना जी, आप जब बराबर कर लेते इक्वलाइजर की तरफ जाते हो तो फिर मोमेंटम आप ले जाते हो। इसमें थोड़ा सा अगर ये इसकी फुटबॉल में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक टीम बड़ा डोमिनेट कर रही होती है, चांसेस भी बना रही होती है और ऐसा लग रहा होता है हर कोई ऐसा भी गोल कर देगी, भी गोल कर देगी जी। लेकिन फिर वो गोल को कैपिटलाइज नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते, फिर दूसरी टीम को एक ही मौका मिलता है और उसी में वो गोल कर देते हैं और मैच जीत जाते हैं। आज कोस्टा रिका वाले मैच में ऐसा ही हुआ। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो हाई इंटेंसिटी हाई टेम्पो गेम, ये 90 मिनट के लिए कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही जापान और इसके लिए नॉर्मली जो मैनेजर्स अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, जिस तरह यूर्गन क्लॉप है, लिवरपूल के मैनेजर है, उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि अगर वो 20 मिनट हाई इंटेंसिटी गेम खेली है, उसके बाद 10 मिनट अपनी टीम को कहते हैं कि आप थोड़ा मट्ठे हो जाओ, फिर दोबारा 10 मिनट के बाद दोबारा। तो जापान उस हाई पेस, हाई इंटेंसिटी, हाई टेम्पो गेम को कंटिन्यू नहीं कर सके और सेकंड हाफ में उन्होंने बड़े अच्छे चांसेस बनाए और लग रहा था उस टाइम कि यार पता नहीं अभी गोल करेंगे, अभी गोल करेंगे। और ये मेरा ख्याल है जितनी यूरोपियन साइड है ये इनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं टेम्पो को भी। अगर आप अब देखें जैसे भी एशियन जितनी टीम्स हैं या स्पेन के भी थोड़ा सा डिफरेंट खेलती है तो ये अटैक ज़्यादा करती है। तो इनकी स्ट्रेटजी होती है उनके मोमेंटम को तोड़ती हैं, ब्रेक करती हैं, कहीं ना कहीं ब्रेक करके फिर अटैक की तरफ जाते हैं। देखें यूरोपियन टीम्स कह लें या फिर आप, ये चीज़ हमने देखी है बिल्कुल इसके अंदर कि they play with more possession because the quality of players that they have, they want to control and dominate the game. बाकी जो अंडरडॉग्स रही हैं टीम, वो काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं, वो अपनी पेस पे रिलाई कर रहे हैं जी। अभी हम आगे बेल्जियम की बात करेंगे, आई थिंक वहाँ पे भी इसी से मिलती जुलती चीज़ हुई है आज के मैच में। ये आपको स्पेन में भी नज़र आता है कि वो भी बड़ा आराम से खेलते हैं। फ्रांस जो है वो इवन दो उनके उनके पास बड़े पेसी प्लेयर्स हैं लेकिन वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो पोजीशन अपने पास रख के फिर अटैक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे जापान की टीम, हम आपको याद होगा मैच के वर्ल्ड कप के शुरू में हमने हीट की बात की थी जी। और हमने ये बात की थी कि कैसे ये इस हीट को बर्दाश्त कर सकेंगे। हमें डिफरेंट मैचेस के अंदर इस चीज़ की हाईलाइट ज़रूर नज़र आई है कि जिस तरह जापान भी जो है वो उनकी लेग्स कमज़ोर पड़ गई एंड पे, उसमें स्टेमिना कम हो गया, दे कुडंट डील विद द हीट और फिर वो दे हैड टू स्टेप बैक, फिर ट्राई किया। इसी तरीके से कुछ ऐसी टीम्स जो अंडरडॉग्स थी जो पहले हाफ में बहुत अच्छा खेली हैं, कैमरून है, उसके बाद ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, हाँ जी, जो दे कुड नॉट कीप अप विद दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो उन अंडरडॉग्स को चाहिए फॉर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। तो आई थिंक हीट हैज प्लेड। और जैसे आप दोनों या हम सब बात करते हैं कि ये 90 मिनट्स की गेम है, ये कोई 45 मिनट या 40 मिनट की तो है नहीं। 35-40 मिनट आपने जोर लगा दिया, सारी एनर्जी कर दी। चले साथ साथ दोनों ग्रुप्स की भी डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रुप अगर ई को देखें, इसी ग्रुप को, तो स्पेन इज़ ऑन द टॉप, एक मैच खेले और आज वो दूसरा मैच जर्मनी के साथ खेलेंगे 12 बजे के बाद। उस पर बाद में डिस्कशन हम डिटेल में करते हैं। जापान भी 3 पॉइंट के साथ है, एक जीते एक हारे। कोस्टा रिका भी अब 3 के साथ है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ग्रुप आके अपनी पोजीशन सारी देख रहे हैं हम। ये बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है। सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप मुझे यही लग रहा है। ये कह लें कि बहुत ही ज्यादा इसमें देखें कि इवन जर्मनी भी अभी क्वालिफाई कर सकती है। यू कैन नॉट रूल आउट जर्मनी। और मैं एक्सपेक्ट करूं आज वो स्पेन को रहेगी। हाँ, तो ये वैसे आपने पहले कहा इसकी, ये अभी रोक के रखें, ये आपसे मैच है, बिल्कुल एंड में बात करेंगे। आज स्पेन को जर्मनी हराएगी तो बड़ा इंटरटेनिंग ग्रुप है। इसमें से कोई भी टीम आगे ऊपर जा सकती है। हम ये भी देख सकते हैं कि शायद जापान और कोस्टा रिका आगे चली जाए और स्पेन और जर्मनी। ये अभी तक देखें, अभी ये कल जो हैं ग्रुप जी और ग्रुप एच के मैचेस जो हमने आगे डिस्कस करने हैं और हमारा सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा जी। और अभी तक सिर्फ एक टीम है, फ्रांस जो है वो जो क्वालिफाई कर सकी है। और इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वो काफ़ी ओपन और काफ़ी उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर फुटबॉल। हमने अपसेट्स भी इसमें देखी हैं। आई थिंक हम जब ग्रुप स्टेजेस खत्म होंगे तो इसके ऊपर पूरा करेंगे, हम साथ साथ करते रहेंगे। एक और अपसेट की बात कर लेते हैं, बेल्जियम वर्सेस मोरक्को। अपसेट कहना चाहिए क्योंकि वो दूसरे रैंक की टीम थी, वो 22 नंबर पे थी। आप दोनों का ये कहना था कि मुकाबला तगड़ा होगा, इतनी इजी सेलिंग नहीं होगी, बट बेल्जियम की तरफ ज़्यादा मेरा ख्याल है वोट था आप दोनों का। बट हमने तो देखा कि बेल्जियम टोटली फ्रस्ट्रेटेड और पैनिक और एक अजीब एजिटेशन में नज़र आए। आप पहले बताइए क्या मिस्टेक उनका आपके ख्याल में उन्होंने की? मेरे ख्याल में शुरू के अंदर उन्होंने, देखिए जब मैच शुरू हुआ ना तो दे वर मोर कॉन्फिडेंट विद द बॉल, दे प्लेड बेटर। पहले 25 मिनट दे वर प्लेइंग देयर यूजुअल गेम, वो पासिंग करते हैं, मूव्स बनाते हैं, अच्छी फुटबॉल खेलते हैं वो लोग। बट उसके बाद 25 मिनट तक मोरक्को ने उनको सस्टेन किया और उसके बाद दे स्टार्टेड गेटिंग बैक इनटू द गेम और उसके बाद से
बेल्जियम उसके बाद से मोरक्को ने मैच को खेला है पूरा का पूरा. दे डिजर्व टू विन दिस मैच 2-0. और उनका जब बिफोर द हाफ दे कुड हैव गॉटन इन फ्रंट जब वो एक गोल हुआ है, और जब वो फिर डिसअलाउड हो गया बस एक शोल्डर की वजह से डिसअलाउड हो गया, एंड दे कुड हैव बीन 1-0 अप. बहुत क्लोज था वो, बहुत क्लोज था वो गोइंग इनटू द सेकंड हाफ. आई थिंक मुझे यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये लगी कि उन्होंने ओवरथिंक बहुत किया. बेल्जियम ने दे हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोजेशन. यहाँ पे जो स्टैट्स हैं वो ये मेरा ख्याल है दिखाएंगे कि 67 पोजेशन जो है 67% पोजेशन बेल्जियम के पास जी. लेकिन टोटल शॉट्स जो हैं वो भी दोनों की 10 हैं और उसकी भी 10 हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. दे हैड मोर टाइम और वो मिडफील्ड में खेलते रहे हैं और वो श्योर नहीं थे. दे डिड नॉट प्ले विद द इंटेंसिटी जो उनको खेलने की ज़रूरत थी. और फिर जो गोल मैंने मेक्सिको की तरह इन्होंने भी जो मुझे नजर आई बड़ी दूर से अटेम्प्ट करते रहे काफी. जब आप पैनिक होते हो ना तो एक एक साइन हमने सब कॉमन देखा कि जब प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है आप वो एक्सट्रीम पैनिक पे जाते हो तो आप क्या करते हो कि यार आगे जाके कहीं बॉल छिन ना जाए, इधर से अटेम्प्ट कर दे. उससे क्या होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ गोल का चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं. इसके पीछे अगर हम टैक्टिकली देखें जो अच्छी टीमें होती हैं वो दूसरी जो अपने ऑपोजिशन को पेनल्टी बॉक्स में आने ही नहीं देते. जब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पेनल्टी बॉक्स के अंदर घुसने के लिए ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट दूसरे अटेम्प्ट्स लेते हैं. इसमें मैं इस मैच के बारे में बात करें तो मैं क्रेडिट दूंगा मोरक्को को. इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी अफ्रीकन टीम्स हैं उनके अंदर स्किल है, फ्लेयर है, अटैकिंग फुटबॉल है, एग्रेशन है. लेकिन मोरक्को को जहाँ हम क्रेडिट देते हैं कि ऑल द अफ्रीकन टीम्स वर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट दे हैव द मोस्ट सॉलिड डिफेंस. और डिफेंसिव सॉलिडिटी की वजह की बेस पे उन्होंने आज बेल्जियम को हराया. शुरू में जिस तरह शरियार ने बात की बेल्जियम वर ऑन टॉप दे वर प्लेइंग बेटर फुटबॉल. आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी जब बेल्जियम की इंटेंसिटी कम हुई उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया. फर्स्ट हाफ में भी इवन आप देखते हैं गोल डिसअलाउ हुआ. और एक और जो स्ट्रैटेजी कुछ टीम्स अडॉप्ट करती हैं जब उनके पास ऐसे स्किलफुल प्लेयर होते हैं जो फ्री किक्स अच्छी लेते हैं, फिर वो इस तरह की स्पॉट्स पे इस तरह की सिचुएशंस में फ्री किक्स इंड्यूस करवाते हैं दूसरी टीम से जी. अगर वो एक टाइट सिचुएशन में होंगे, ऐसी जगह हो जहाँ से एक अच्छी फ्री किक पे गोल पड़ सकता है, वो वहाँ से दूसरी टीम से एक फाउल इंड्यूस करा लेते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. फिर उस चीज़ का फायदा उठाते होते वो गोल करते हैं. अपनी स्ट्रेंथ और उस गोल में आप देखें साबरी को क्रेडिट जाता है. ही कॉट कोर्टुआ ऑफ गार्ड. कोर्टुआ बहुत अला कीपर है, रियल मैड्रिड से खेलता है, बड़ा ही एस्टैब्लिश्ड कीपर है. वो पिक नहीं कर सका कि वो समझ रहा था कि क्रॉस आएगा जी. और उसने डायरेक्ट शॉट कर दी और नीड पोस्ट पे, और विद इन मिली सेकेंड उसने थोड़ा सा महसूस किया कि कोर्टुआ आगे निकला हुआ है और उसने फौरन से स्ट्राइक करके नियर पोस्ट पे कोर्टुआ को बीट करके. और आपको ऐड करना चाह रहे हो पॉइंट यहाँ पे, इवन दो कोर्टुआ जो है बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास कीपर है, बट आई थिंक यहाँ पे इस मैच के अंदर टर्निंग पॉइंट जो कोर्टुआ की ही मिस्टेक है, क्योंकि 46 मिनट के ऊपर जो गोल डिसअलाउड हुआ था वो भी बड़ा सिमिलर था इससे. तो उसने अपनी जो पहली मिस्टेक थी उसको उसने फायदा मतलब उससे सीखा नहीं. हाँ. और मोरक्को ने उसी मिस्टेक के ऊपर फिर कैपिटलाइज किया. दूसरा गोल एग्जैक्टली कॉर्बन कॉपी था, एक लेफ्ट साइड से था और एक राइट साइड से था. अच्छा, इसमें जो मुझे ब्यूटी नजर आई ना, आप शायद मेरे से बिल्कुल एग्री करेंगे, जैसा क्रिकेट में बोला जाता है इन स्विंग आप करते हो. दोनों शॉट्स जो थी वो इन स्विंगर के आई, और उसके जो लूप था, जो खूबसूरती उस गोल की अगर हम देखें, एक तो उसकी जो लूप आ रही है इनसाइड आ रही है, और दूसरा उसका जो एक डिप आ रही है, जो कि प्लेयर्स के लिए और कीपर के लिए भी डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है. इस तरह पेस पे ऊपर जा रही है, वो कीपर उसको इजीली हाथ मार के या किसी तरह पीछे कर देता है, और डिफेंडर के लिए भी इजी होता है. बट इस तरह की लूपी आपकी शॉट जो अंदर की तरफ आ रही है, मेरा ख्याल है सारा क्रेडिट उनके स्ट्राइकर को जाता है. ये भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है फ्री किक लेने की. अगर आप राइट से फ्री किक ले रहे हैं और राइट फुटेड हैं, फिर आप बाज़ का आउट स्विंगर करते हैं. उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि आपने कीपर को डबल माइंड करना है. अगर करते हैं तो आगे निकलता है और बॉल उससे दूर चली जाती है, तो फिर अटैकर के लिए हेड करना थोड़ा आसान होता है. वेयरएज इन स्विंगर में ये कंफ्यूजन होती है, डिफेंडर्स को पता नहीं शॉट आ रही है या क्रॉस आ रहा है. तो ये भी इस डबल माइंडेड. अगर आपकी वो जिस तरह की इनकी जैलिन हुई थी, पूरा एक कोऑर्डिनेशन था, तो अगर आपको एक मोमेंटम भी हेडर को मिल जाता है कि उसी है सीक्वेंस की तरह उसने हेड मारना और बॉल चली जाना. और देखें जो उनके डिफेंडर्स थे वो भी उसके इर्द गिर्द जमा हुए थे, इस वजह से भी वो थोड़ा कोर्टुआ डिसीव हुआ. दिखा भी रहे हैं हम कि वो बिल्कुल क्या खूबसूरत किस्म के देखे आगे से देखिए दोनों शॉट जो थी वो डिप भी कर रही है और इन स्विंगर भी हैं, और जिससे उन्होंने बड़ा अच्छा रीड किया हुआ था. ये देखे इसका वैसे एग्जैक्ट जैसे कैलकुलेटेड करके उसने फेंकी और उसने किया. ये इसमें मेरा ख्याल है उसका शायद टच लगा है डिफेंडर का स्लाइटली बिफोर इट गोज इन,
मैं कहीं देख रहा था कि वो उन्होंने क्रेडिट जो है वो उसको जो डिफेंडर है उसको दिया हाँ, हाँ। गोल के अंदर, बिल्कुल। बट इट वाज अ ब्रिलियंट फ्री किक बोथ टाइम्स। और जो फिर दूसरा गोल था इनका, वो भी अब क्योंकि जब गोल कर चुके थे ये 1-0 अप हो चुके हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने बेल्जियम ने किचन सिंक उन पे फेंका किसी तरीके से हम इसको 1-1 करें, बिकॉज उन्होंने अपनी जो स्टैंडिंग्स है उनको ऊपर करना है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो ये पहले बात की थी जब मोरक्को की हम बात करें तो जियक की बात की थी इजहार ने कि भाई देयर टेलिस्मैन सबसे अच्छा प्लेयर है, सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट करता है, और आज भी वो ही वाज इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो गोल जो रूल आउट हुआ उसके अंदर भी, और उसके बाद जो सेकंड गोल था जी, उसमें उसने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। और द पास ही गेव टू मेरा ख्याल है ज़करिया था, ज़करिया उसने गोल और बड़ी बड़ा अच्छी खूबसूरत फिनिश किया। थी। इस पे हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। थोड़ा सा एक नज़र ग्रुप एफ पे भी अगर देख लें तो क्रोएशिया हमें टॉप पे नज़र आ रहा है विद 4 पॉइंट्स, मोरक्को इज आल्सो ऑन द 4 पॉइंट्स, एक उन्होंने जीता एक ड्रॉ है, और बेल्जियम विद 3 पॉइंट्स, और कनाडा जो है जिस तरह आप दोनों ने कहा हमें नज़र भी आ रहा है दोनों मैच अपना लूज कर चुका है, वो 0 पॉइंट के साथ है, प्रॉब्ली दे आर आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। तो कैसे देखते हैं इसका, कौन सी लगती है दो टीमें आपको कि इस ये ग्रुप जाके? में आज के मैचेस के बाद सबसे ज़्यादा फर्म फुटिंग मोरक्को की है। अच्छा, उन्होंने अपने 2 टफ मैचेस खेल लिए, उन्होंने बेल्जियम से भी मैच खेल लिया है, क्रोएशिया से भी खेल लिया है। कनाडा नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देखें तो ये दोनों यूरोपियन टीम कनाडा से बेहतर है जी, और इन्होंने अगर सिर्फ ये ड्रॉ ही कर लेते हैं कनाडा के खिलाफ तो दे आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। बिल्कुल ठीक। अब बेल्जियम और क्रोएशिया में मैच पड़ेगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों टॉप रैंक टीम, यूरोपियन रैंक टीम, इनमें से मोस्ट लाइकली एक टीम आगे जाएगी और ये बड़ा टाइट मैच होगा। अब बेल्जियम हैव टू बीट क्रोएशिया। यहाँ पे अपसेट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक अच्छी टीम जो है बाहर जाएगी, वो बाहर जा रही है। अगर लेकिन ड्रॉ होता है तो फिर भी इंटरेस्टिंग तो बनेगा काम, फिर ये भी एक अगर ड्रॉ होता, देखें द ओनली वे मोरक्को डज नॉट गो थ्रू अगर कनाडा से हार जाते तो मोरक्को के पास वो अपने हाथ में है गेम। तो उसके अलावा जो है वो फिर चलें लेट्स सी अब जिस तरह आगे मैचेस होते जा रहे हैं और अब जो लास्ट गेम्स हैं हर टीम की वो एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन में रादर जाती जा रही है, इस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप डिस्कशन कर रहे थे वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से। ब्रेक से पहले हमने जो आज मैचेस हुए उन पर डिटेल डिस्कशन की, आपके एनालिसिस लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं जो मैचेस आज खेले जाएंगे। आज भी एज वी नो के 4 मैचेस खेले जाएंगे और 12 बजे के बाद से ये शुरू हो जाएगा सिलसिला। जो 12 बजे खेला जाएगा इसको हम एंड में डिस्कस करते हैं एज यूजुअल। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 3 बजे कल खेला जाएगा, कैमरून वर्सेस सर्बिया। सर्बिया हम जानते हैं 21 नंबर रैंक की टीम है, कैमरून 43 है, बट कैमरून हम देख रहे हैं कि अच्छी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी फुटबॉल खेल रही है। बट वही प्रॉब्लम जो हम देखते आ रहे हैं सब इन टीमों का जो सेकंड टीयर की हैं कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का मसला और एंड में आके फंस जाती हैं। सर्बिया अच्छी फुटबॉल खेल रहा है बट उस तरह की जो क्लास एक्सपेक्ट की जाती है वो भी नहीं देखने को मिली। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करूंगा। आप देखें ब्राज़ील वर्सेस सर्बिया में, सर्बिया ने 60-70 मिनट तक ब्राज़ील को बड़ा टफ टाइम दिया, जो कि बहुत ही टफ टीम है जी। और वो तो 2 ऐसे कह लें कि इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस है जिस वजह से वो मैच हार गए। उसके बरक्स कैमरून को देखें, कैमरून वर वेरी वेस्टफुल इन देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट स्विट्जरलैंड जी। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि सर्बिया क्योंकि अपना बहुत बेहतर मैच खेलेगी। अब वजह उसकी ये है कि उनको पता होगा कि ये ब्राज़ील नहीं है, ये कैमरून है, बिल्कुल तो ये अपनी फुटबॉल खेलेगी। बैक में तो या डिफेंसिवली तो आगे ही वो बड़े सॉलिड उनकी टीम है। तो अभी ये अटैक में भी जो उनके 3 का अटैकिंग ट्रायो है जिसमें टाडिच है, व्लाहोविच है और मिट्रोविच है जी, ये आपस में अच्छा कनेक्ट करेंगे और ये गोल्स करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर्बिया कल कैमरून को हराएगी। जो आपकी स्टेटमेंट हमेशा होती है ना कि इनको फुटबॉल खेलना पड़ेगा, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहें? मैं एक तो एग्री करता हूँ इसकी जो इजहार ने जो एनालिसिस किया है। कैमरून जो है वो दे हैव फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर गोल्स। अभी भी इससे पहले भी वर्ल्ड कप के अंदर वो गोल्स जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाते। एंड उनकी जो वर्ल्ड कप की ओवरऑल हिस्ट्री है वो कोई अच्छी नहीं है जी। लास्ट 8 मैचेस जो उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर खेले हैं वो उन्होंने सारे के सारे लूज़ किए हैं। लास्ट 12 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं इनके साथ यूरोपियन टीम्स के साथ, वो उन्होंने उसमें से किसी को भी एक भी वो विन नहीं कर सके। जो सर्बिया के साथ इनका लास्ट मैच हुआ था 2010 में हुआ था, जो सर्बिया ने 4-3 जीता था। कैमरून के पास वो फिनिशिंग, वो क्लिनिकल फिनिशिंग की
कैपेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आई इनके लास्ट ठीक। आउटिंग में और उससे पीछे कुछ फॉर्म के अंदर। तो आई थिंक सर्बिया जितनी एक क्या कहते हैं सॉलिड टीम है, आई थिंक दे वुड आल्सो यू नो। ये तो आप दोनों ने बता दिया कि सर्बिया विल विन द मैच, तो थोड़ा सा गोल का भी डिफरेंस बता दें अपनी प्रेडिक्शन के अंदर। एक्सपेक्टेड गोल्स कितने देखते हैं आप? मेरा ख्याल है एक आधा गोल का फ़र्क ही होगा, इतना कोई ये डोमिनेट नहीं करेंगे। ये जो इनका नॉर्मली यूरोपियन टीम का स्टाइल होता है, दे आर वेरी सॉलिड एट द बैक, और जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ये कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह का कल पैटर्न मैं देखता हूँ और बड़ा टाइट होगा और एक आधे गोल से जीतेगा। जी यार, मेरा भी यही ख्याल है। मेरा ख्याल है लाइक शायद क्योंकि कैमरून के लिए और सर्बिया के लिए ये दोनों मस्ट विन मैचेस हैं। अभी अगर ये हार जाते हैं तो दे गोना फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट कि वो आगे क्वालिफाई कर सकें। अभी ये दोनों 0 पॉइंट के साथ अभी कोई लॉस में से आ रहे हैं, एक स्विट्जरलैंड से और एक ब्राजील से। तो आई थिंक जब पहला गोल सर्बिया विद इट्स क्लास जब पहला गोल करेगी तो उसके बाद कैमरून हैव टू गो फॉर द किल, हैव टू ट्राई टू विन, और उस टाइम पे मेरा ख्याल है 1 या 2 गोल हो सकते हैं। आई थिंक 2-0 सर्बिया जीत जाएगी। चलें, बिल्कुल ये हम देखते हैं आगे जाके। थोड़ा सा जब हम डिस्कशन करेंगे तो इस ग्रुप की भी डिस्कशन करेंगे। सेकंड मैच जो, अगर थर्ड मैच की प्रॉब्ली बात करें, साउथ कोरिया वर्सेस घाना, अगेन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अगर देखें तो हम रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा है। साउथ कोरिया 28 रैंक की है, वो 61 की है। आप कैसे देखते हैं इस मैच को? अगर हम गाना की पोर्चुगल के खिलाफ परफॉर्मेंस को देखें तो हम सब ने महसूस किया कि प्रॉब्ली शायद वो अनलकी रहे। रोनाल्डो का दिन था, उसने अच्छी पेनल्टी ली, फिर उसके बाद इक्वलाइज करने के बाद भी पोर्चुगल ने जो घाना की मिस्टेक्स हैं उस पर कैपिटलाइज किया और गोल स्कोर। तो घाना विल कम आउट ऑल गन ब्लेजिंग। उन्हें इस बात से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि पोर्चुगल जैसी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं, तो साउथ कोरिया को हम हरा सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि घाना साउथ कोरिया को हराएगा। अच्छा, आप एक चीज़ शुरू से कहते आ रहे हैं, घाना जो है ये अफ्रीकन टीम में से सबसे बेस्ट है और बड़ी अच्छी फुटबॉल खेलती है, तो अभी भी आप यही समझते हैं कि टफ टाइम देंगे? देखिए, पोर्चुगल के मैच में हमने ये चीज़ सामने नजर आई है। द मोस्ट क्लिनिकल टीम अफ्रीकन टीम्स के अंदर जो हमें अभी तक नजर आई, एक्सेप्ट फॉर दिस मोरक्कन मैच, जी, वो घाना थी। क्योंकि उन्होंने जिस इंटेंसिटी के साथ वो खेल रहे थे, प्लस साथ इंटेंसिटी से फिनिश भी कर रहे थे, वो हमें किसी और टीम में नज़र नहीं आई। इवन दो दे रैंक्ड 61st, लेकिन वो उनकी जो पिछले कुछ एक साल की फॉर्म है वो बहुत अच्छी रही है अफ्रीकन टीम्स के अंदर। तो आई डू एग्री विद इजहार कि इन्होंने काफ़ी टफ टाइम देना है, और क्योंकि साउथ कोरिया और यूरुग्वे का मैच बहुत ही वो क्या कहते हैं 50-50 था, कोई ज़्यादा चांसेस नहीं बने, कोई बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग मैच नहीं हुआ। तो आई थिंक अगर साउथ कोरिया ने इनको हराना है तो दे हैव टू कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। मुझे फिर भी लगता है कि साउथ कोरिया जो है वो 2-1 जीत जाएगा या फिर 1-1 ड्रॉ। मेरे ख्याल में ये बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा। अच्छा, घाना एंटरटेनिंग एक्साइटिंग फुटबॉल खेलेगी, जब घाना स्कोर करेगी तो साउथ कोरिया भी आगे, तो ये बड़ा एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग किस्म का हाई स्कोरिंग। आपको नहीं लगता कि जैसे साउथ कोरिया या जापान की हम बात करें तो अगर इनके पेस को तोड़ा जाए या इनके साथ वो पासिंग वाली आप गेम खेलें, क्योंकि आप वो जिससे आप बात करते हो कि फ्लो में खेलेंगे तो ये तो हरा देते हैं आपको या आपको थकाते हैं ये भी, तो आपको लगता नहीं ये काउंटर अटैक इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी के साथ घाना है उनकी भी आप अगर फुटबॉल देखें तो जो हमने पोर्चुगल के खिलाफ देखा वो भी एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग और फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलेंगे और पेस वाली फुटबॉल खेलेंगे, और फिजिकली भी आप देखें घाना की टीम बड़ी स्ट्रांग है जी। तो मेरे ख्याल में तो घाना। अच्छा, एक ऐसी आपने फिजिकल की बात की, इस वर्ल्ड कप की एक ब्यूटी ये भी नज़र आ रही है कि हमें ज़्यादा फिजिकल चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जो फिजिकल फाउल हम देखते हैं फुटबॉल के अंदर काफ़ी ऑर्गेनाइज, मतलब ओबियसली हो रहा है, आप रन मोमेंट के अंदर कई चीज़ें कर भी जाते हो, बट एज कंपेरेटिवली प्रीवियस मैचेस आप देखें तो बहुत कम हुए हैं। मतलब रेड कार्ड ही देखे तो एक हार्डली अभी तक देखा हमने, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये अच्छी चीज़ है। हमने क्वालिटी ऑफ फुटबॉल फ्रॉम गुड टीम्स वो भी देखी, हमने अपसेट्स भी देखे, हमने अंडरडॉग्स की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस भी देखे। तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो है वो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के लिहाज से बड़ा ही एक्साइटिंग किस्म का वर्ल्ड कप है। और अगर हम ज़रा इस पे घाना और साउथ कोरिया की अगर बात करें तो उनकी प्रीवियस जो मैचेस हुए हैं वो इन्होंने 2 मैचेस आपस में खेले हैं, एक में घाना जीती है और एक में साउथ कोरिया जीती है। तो इसके लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा मैचअप है इनका। जो मेरे लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट है इस वर्ल्ड कप पे, विच इज़ गुड फॉर फुटबॉल इन जनरल। आप देखें, एक आप सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया, एशियन टीम ने साउथ अमेरिकन टीम को हराया, इसी तरह जापान ने जर्मनी को हराया, एशियन टीम ने यूरोपियन टीम को हराया, मोरक्को ने, साथ अगर हम पॉइंट टेबल को भी डिस्कस करते चले जाएं, मोरक्को ने बेल्जियम को हराया।
तो आप देख लें कि एक अफ्रीकन टीम नहीं, तो जो अफ्रीका और एशियन टीम्स को नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि इतनी अच्छी नहीं है जितनी साउथ अमेरिकन, तो ये विच इज़ वेरी गुड फॉर फुटबॉल के जो बाकी कॉन्टिनेंट्स की टीम इन टफ टाइम दे रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं इस ग्रुप के अंदर भी पुर्तगाल जो है वो 3 पॉइंट्स के साथ एक मैच सब टीम खेल चुकी है अभी तक। साउथ कोरिया का भी एक है, यूरुग्वे का भी एक है, इनका टाई हुआ और घाना अपना मैच लूज कर गया था, वो 0 पॉइंट के साथ है। तो अभी वाइड ओपन है, आगे ग्रेजुअली जाके देखेगा, पता चलेगा क्या जाता है। पुर्तगाल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है, जो हमें लग रहा है कि क्वालिफाई कर देगी, बाकी तीनों में कंपटीशन पड़ेगा। पोर्चुगल और यूरुग्वे का मैच है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। शायद उनको काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूट डिफेंसिव मतलब क्वालिटी नज़र आए यूरुग्वे के अंदर, और मुझे लग रहा है कि वो शायद डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए स्कोर करना। बट ये ग्रुप वाकई बड़ा ओपन एंडेड है, और अभी घाना और साउथ कोरिया का जो मैच होगा, अगर इजहार की बात जो है वो सच्ची हो जाती है तो फिर तो ये और ही ज़्यादा खुल जाएगा मैच। बिल्कुल सही ग्रुप जो है, बिल्कुल आई एग्री। इस टाइम बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि इन 4 में से कौन सी 2 टीमें आगे जाएंगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फुटबॉल। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट मैच जो है कल ग्रुप जी का 9 PM पे खेला जाएगा, ब्राज़ील वर्सेस स्विट्जरलैंड। जैसे हमेशा कहते हैं, ब्राज़ील नंबर 1 रैंक की टीम और आई बॉल सबसे ज़्यादा वो कैची किस्म की उनकी होती है। स्विट्जरलैंड भी एक ऐसी साइड है, यूरोपियन साइड, जो बड़ा टफ टाइम देती, कभी किसी को इजी सेलिंग नहीं देती और हमेशा मैच फंसा के रखती हैं। कैसे देखते हैं, क्या फॉर्मेशन आपको एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन लगती है ब्राज़ील की? क्योंकि मेन प्लेयर उनके जो है नेमार वो इंजर्ड है, और मोस्ट लाइकली 2 मैचेस में अभी तक की न्यूज़ तो यही है कि शायद अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बगैर कैसे देखते हैं उनको? नेमार की जगह मोस्ट लाइकली पक्वेटा आएगा, वेस्ट हैम से जो खेलते हैं। फॉर्मेशन उनकी वही रहेगी 4-2-3-1, और वही बाकी सारे अनचेंज साइड होगी। मैं इस मैच में अपसेट होता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि जो नेमार की कमी है, ये अपनी टीम से हम कहते हैं नोट कर लें ये, क्योंकि हमने क्लिप चलाना है फिर। मैं एक अपसेट होता हुआ देख रहा हूँ। नेमार की कमी ब्राज़ील को महसूस होगी। स्विट्जरलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर हैं। शकीरी देख लें, सौ देख लें, वारगास देख लें, बोलो देख लें। तो मैं देख रहा हूँ हो सकता है ये या तो ड्रॉ हो जाए या स्विट्जरलैंड जीत जाए। ले जी, इन्होंने तो अपनी बड़ी सख्त किस्म की प्रेडिक्शन दे दी है, और ब्राज़ील के फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा हैं, वो सारे दिल थाम के बैठ गए हैं, बाबा जी की तरफ से आ गई। आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं इसमें तकरीबन इससे एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें यह है कि ब्राज़ील की यूरोपियन टीम्स के खिलाफ जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। जो अच्छी यूरोपियन टीम्स हैं उनके खिलाफ ये, क्योंकि टूर्नामेंट्स भी इन्हीं टूर्नामेंट्स में ज़्यादा खेलते हैं, और पिछले ख़ासतौर पे 20 सालों के अंदर जब से लास्ट उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ब्राज़ील ने, उसके बाद से यूरोपियन टीम्स के हाथों काफ़ी दफ़ा वर्ल्ड कप से बाहर गई हैं। और इंटरेस्टिंगली इनफ स्विट्ज़रलैंड का और ब्राज़ील के जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं उसमें एक स्विट्ज़रलैंड जीती है और एक ड्रॉ हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे कोई ना कोई अपसेट हो सकता है। नेमार का ना होना इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगा। ये अब बारी आई है विनीसियस जूनियर की, कि जिस तरह फ्रांस के अंदर एम्बापे ने आगे लीड किया, अर्जेंटीना की तरफ से लियोनेल मेसी ने लीड किया, अब नेमार नहीं है तो अब विनीसियस जूनियर का टाइम है। मेरा ख्याल है जूनियर के लिए कई दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप अपनी कौम के लिए हीरो बने, और मोस्टली प्रेडिक्शन आपकी ठीक होती जा रही है, और अगर ये ठीक होगी तो लोगों ने शायद कॉल्स करनी शुरू कर देनी आपकी मैचेस की प्रेडिक्शन बताए। इसीलिए मैंने आपको ये नाम से भी एसोसिएट किया कि आपकी प्रेडिक्शन सेट होना शुरू हो गई है। इसकी एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन आप लोगों ने बता दी कि आप समझे यहाँ ड्रॉ होगा दोनों की तरफ से, यहाँ स्विट्जरलैंड जो अपसेट ही कहना चाहिए इसको। एक और मैच जो कि 12 बजे होगा, बड़ा मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट मैच कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, स्पेन वर्सेस जर्मनी। दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत कम डिफरेंस नज़र आता है इनकी रैंक के अंदर भी। स्पेन जो है 7 रैंक की है, वो 11 नंबर पे स्टैंड करती है, बट कहीं ना कहीं मोराल डाउन होगा जर्मनी का लास्ट मैच की डिफीट के बाद। जापान से वो हार गए थे। कैसे देख रहे हैं इनकी एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन और क्या मोराल लगता है? आई थिंक मोराल को इन्होंने तो मेरे ख्याल मैच से पहले बाहर निकाल दिए। सही। इट डजंट मैटर फॉर देम, दे हैव टू विन दिस मैच, और दे आर गोइंग टू ट्राई टू विन दिस मैच। इंटरेस्टिंगली तो हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा तो लास्ट टाइम जर्मनी ने स्पेन को हराया था 2014 के अंदर। उसके बाद से 4 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, और एक लास्ट यूएफए नेशंस लीग के अंदर इनका मैच हुआ है जो स्पेन ने इनको 6-0 हराया था। स्पेन ऐसी टीम नहीं है, इवन दो यहाँ पे वो एक ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेन ऐसी टीम नहीं है जो ड्रॉ करती है। वो ड्रॉ करने के लिए आते ही नहीं है। फुटबॉल खेलते हैं, वो पोजेशन फुटबॉल खेलते हैं, वो कहते हैं कि हमने ब्यूटीफुल गोल्स करने हैं। दैट्स हाउ दे प्ले। अगर कोई टीम उनको रोक लेती है उस चीज़ के अंदर, उनके फ्लो, उनकी पासिंग को, तो वो कभी कभी काफ़ी बुरे तरीके से हारते भी हैं। लेकिन
यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। जर्मनी आएगा प्रॉपर मैच खेलने के लिए और स्पेन भी जो है वो जिस तरह कहा कि वो दे वांट टू विन, हिस्ट्री स्पेन के साथ है और मेरा ख्याल है शायद लेकिन जर्मनी कोई ना कोई चीज़ कर जाए। शहरियार की बात से मैं एग्री करूँगा। स्पेन ने जो फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खेली, कोस्टा रिका के खिलाफ तो आप खेल सकते हो, लेकिन जर्मनी के अगर हम मिडफील्ड देखें, इल्के गुंदोगान को देखें जो मैन सिटी से खेलते हैं, किमिच को देखें जो बायर्न म्यूनिख से खेलते हैं, ये दोनों इतनी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल स्पेन को नहीं खेलने देते। और जब स्पेन का रिदम ब्रेक होगा, टेम्पो ब्रेक होगा, और 7-0 यार हर मैच में तो नहीं आप हरा सकते, ऐसा मजा तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जर्मनी स्पेन को सरप्राइज देगी। और आप दोनों के ख्याल में कि जर्मनी वुड बी द विनर? इस पे चेक कर लेते हैं कि लाइनअप्स के आप अनाउंस हुई हैं, वो देख लेते हैं। उससे तब तक हम पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं। इस ग्रुप की अगर बात करते हैं तो उसके भी अगर हम स्टैट्स के साथ साथ डिस्कशन करते चले तो वो तो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है हर टीम के लिए कि किस तरह जीतना है। और लाइनअप्स को अगर हम डिस्कस करते हैं टीम से कि अगर वो भी अवेलेबल हो जाए एक्सपेक्टेड, तो हम कार्वाहाल लेफ्ट राइट बैक, स्पेन की जो साइड है सिमोन गोलकीपर, कार्वाहाल, रोड्री, लपोर्टे, अल्बा, ये डिफेंडर। साथ इससे पहले अगर रज़ाक साहब हम पहले ये टेबल को डिस्कस कर ले, स्पेन 3 पॉइंट के साथ है, जापान जो है वो भी 3 पॉइंट के साथ है, एक मैच जीता, एक हारा, कोस्टा रिका भी 3 के साथ है। जर्मनी जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि दे विल बी हंटिंग फॉर द विन, उनके पास डू एंड डाई है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इधर उनका जर्नी एंड हो, क्योंकि अगर आज लेट्स अज्यूम हारते हैं तो दैट वुड बी द एंड फॉर देम। इस ग्रुप में भी बड़ा मुश्किल है इस टाइम प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टीम, 2 टीमें आगे जाएंगी। जी कोस्टा रिका ने आज जापान को हरा के अपने लिए ग्रुप अपॉर्चुनिटी ओपन कर ली, बिल्कुल। आखिरी जो उनका मैच होगा जर्मनी के साथ, दे फैंसी देयर चांसेस अगेंस्ट जर्मनी। जर्मनी भी आज कोशिश होगी उनकी टफ टाइम दे स्पेन को। और जापान फॉर्मेशन की आप बात कंप्लीट करना चाहें तो फॉर्मेशन लाइनअप्स अनाउंस हो गई हैं, वही स्पेन 4-3-3 खेल रहा है और जर्मनी 4-2-3-1 खेल। स्पेन के गोलकीपर जो पिछले मैच में भी थी, कार्वाहाल राइट बैक है, रॉड्री, लपोर्टे, अल्बा ये डिफेंस में, जावी, बुस्केट्स और पेड्री ये मिडफील्ड में, अटैकिंग असेंसियो, ओल्मो और टोरेस। नॉर्मली यही यूजुअली इनकी होती है फॉर्मेशन। और जर्मनी का वही साइड है 4-2-3-1, नॉयर जो इनका कीपर है, रॉम, रूडिगर, सुले और कहरार ये डिफेंस में खेल रहे हैं, किमिच और गुंडोगान मिडफील्ड में, उसके अलावा अटैक पे खेल रहे हैं गोरेट्स्का, गनाब्री, मुलर और मुसियाला। बिल्कुल ठीक। मुलर इनके जो पुराने प्लेयर हैं, बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। चले बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ देर में मैच का स्टार्ट होने वाला है, आखिरी वर्ल्ड कप है। हाँ, इनका भी आखिरी वर्ल्ड कप है और देखते हैं ये मैच किस तरफ जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कशन करते रहेंगे। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, काइंडली अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।